नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग चर्चा करेंगे बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग पे, क्योंकि सदियों से हमने देखा है कि हमारे बड़े जो है वो फास्ट रखते हैं, हम लोग जो है वो सो कॉल्ड व्रत रखते हैं, लंघन करते हैं, अल्प आहारी बनते हैं। तो आखिर इससे फायदा क्या होता है, इसके पीछे का क्या विज्ञान है, तो वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। अक्सर आज के समय पे हम लोग बात करते हैं कि बॉडी को डिटॉक्स करना है। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि टॉक्सिन्स बॉडी में आते कहां से हैं, आखिर कौन से टॉक्सिन्स को हम अपने शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं। तो बहुत ही स्पष्टता से आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस है, हम कुछ भी जब खाते हैं और खाने के बाद जब हम उसे सही से नहीं पचा पाते, तो वो खाना हमारे एक तरह से आंतों में, हमारे इंटेस्टाइन्स में रुक जाता है। वो रुका हुआ खाना जो स्टैग्नेंट फूड होता है, वो धीरे धीरे प्यूट्रिफिकेशन यानी कि एक सड़न की प्रक्रिया से गुजरता है। और उस सड़न की प्रक्रिया में हमेशा प्यूट्रिफिकेशन जो होता है वो लिक्विफिकेशन के साथ होता है। वो खाद्य पदार्थ गलता हुआ सड़ता है। तो जब वो गल जाता है तो एक तरह से उससे एक दूषित रस पैदा होता है, और वो रस किसी ना किसी तरीके से आपके अन्य भोजन के साथ जो है वो हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है। एंड वो क्योंकि एक तरह से बॉडी के लिए नरिशिंग रस नहीं है, उसी दूषित रस को आयुर्वेद की भाषा में आम रस बोला जाता है, मतलब कच्चा रस। आम शब्द जब भी मैं बोलूंगा तो आप उससे मेरा मतलब लीजिएगा, कच्चे से मतलब लीजिएगा। तो वो जो दूषित कच्चा रस है उसको आमरस बोलते हैं। और ये आमरस जो है आपके शरीर में पहुंच जाता है, ब्लड में घूमता है, और जहां जाकर के ये इकट्ठा हो जाएगा वहां की विकृति को पैदा कर देगा। जैसे यही आमरस अगर जोड़ों में पहुंच गया तो आपको गठिया कर देगा। यही आमरस अगर हार्ट में पहुंच गया तो आपको जो ब्लॉकेजेज होते हैं इसी आमरस के कारण होते हैं। आपके किडनी में पहुंच गया तो आपको किडनी की बीमारियां दे देगा। सो मोटा मोटा कहने का मतलब यह है कि ये जो आमरस है ये आपके शरीर में पहुंच करके, क्योंकि ये नेचुरल नरिशिंग जूस नहीं है, ये कंज्यूम नहीं होता, बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, और इसी विषाक्तता को बेसिकली आप टारगेट करते हैं। जो व्यक्ति इस विषाक्तता को शरीर से बाहर निकाल देता है उसने समझो बड़ी बड़ी बीमारियों के बीज को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। अब खाना सही नहीं पचा, ये तो एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के साथ बड़ा कॉमन है। कभी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कभी हमारे खाना सही क्वालिटी का नहीं होता, कभी हमारे कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी कभी हमारा ये होता है कि हम खाने का समय सही नहीं है, खाने की क्वालिटी ठीक है, क्वांटिटी ठीक है, कॉम्बिनेशन ठीक है, टाइमिंग ठीक नहीं है। रात में आप लेट से घर पहुंचे लेकिन आपको भूख थी, आपने 12 बजे खाना खाया, सुबह फिर 5 बजे उठ गए। मतलब आपने जो खाना पचाने का एक समय चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो समय नहीं दिया, तो आप अपक्वावस्था में पहुंच गए और सुबह फिर नाश्ता कर दिया क्योंकि ऑफिस जाना है आपने। सो ये जो हमारी एक तरह से अव्यवस्थित तरीके से हम खाना खाते हैं, तो उससे देयर इज ए ग्रेट चांस कि वो आमरस भी बने और हमारी बॉडी में वो टॉक्सिन भी पहुंचे। एज सच वी आर नॉट कंज्यूमिंग टॉक्सिन्स। हम जहर नहीं खा रहे हैं, हम विषाक्त पदार्थों को नहीं खा रहे हैं। जो हम चीजों को खा रहे हैं हमारे सामान्य भोजन में, वही जब डिस्टर्ब हो जाता है, वहीं जब कोई अनियमितता, इरेगुलरिटी आ जाती है, तो हमारे बॉडी में विषाक्त पदार्थ पहुंच जाते हैं। सो अब हमने इंटरमिटेंटली ये मान करके कि हमसे त्रुटि हो रही होगी, तो इसको हमें शरीर से इंटरमिटेंटली एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब निकालने के तरीके अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो मैंने हमेशा बताया है, निकालने के मेजर 2 तरीके हैं। एक, आप फास्टिंग कीजिए, लंघन कीजिए, व्रत रखिए। ये सबसे सरल और इफेक्टिव, प्रभावी, बहुत अच्छा प्रभावी हमारा एक तरीका है अपने को डिटॉक्स करने का। और दूसरा तरीका होता है पंचकर्म, आपने सुना होगा,
आयुर्वेद का एक कह सकते हैं कि एक विज्ञान है। आयुर्वेद में एक पद्धति है शोधन चिकित्सा। शोधन का मतलब ही है, शोधन शब्द मीन्स प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ व्हाट? ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। तो पंचकर्म चिकित्सा वही चिकित्सा है जिसमें आपने देखा होगा कि उल्टी कराते हैं, दस्त लगवाते हैं, एनीमा देते हैं, कभी नस्यम नेजल इंसफलेशन करते हैं, कभी हम देयर आर सो मेनी प्रोसीजर्स ऑफ पंचकर्मा। नाम ही है पंचकर्मा। 5 इसके मेन प्रोसीजर्स हैं। बाकी इससे पहले हमारे मसाजेज होती हैं, स्टीमिंग होती है, उसके बाद में कुछ खाने को लेके कुछ आपको डायरेक्शंस दिए जाते हैं। सो मोटे तौर पे पंचकर्मा जो है वो प्यूरिफिकेशन का एक आयुर्वेदिक तरीका है, लेकिन वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। हम डे टू डे लाइफ में जब हम घर पे होते हैं और हम में से इस तरह की त्रुटि होने की संभावना बनी है, तो हमें हमारे बड़ों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने ये कह दिया कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप सप्ताह में एक दिन ऐसा चूज कर लीजिए जिस दिन आप बहुत अल्प आहारी हो जाएं। आप अपनी अग्नि को एक तरह से स्पेयर करें, छोड़ें, सो दैट वो शरीर में पहुंचे हुए विषाक्त पदार्थों को या शरीर में पहुंचे हुए आधे कच्चे। अब देखिए, एक बात बहुत गौर कीजिएगा कि जब शरीर में कोई चीज पहुंची या पेट में रुकी हुई है तो उसकी 2 कंडीशन होती हैं। एक, वो अभी आधी कच्ची है, पूरी तरह से पकी नहीं है। एक, अब वो सड़ चुकी है। तो अगर आधी कच्ची है तो अग्नि जो है उसको पका देती है और शरीर के लिए एक तरह से वो यूजफुल बना देती है उसको। और अगर वो सड़ चुकी है तो मान के चलिए कि वो अब एक तरह से उसको भस्म कर देती है, उसको नॉन टॉक्सिक बना देती है। सो मोटे तौर पे जैसे आपके घर में आप देखेंगे कि कोई चीज ऐसी होती है, जब आप खाते हैं तो आपको लगता है कि कच्ची है, तो आप वापस से उसे जो है गैस पे चढ़ा देते हैं और कहते हैं जी भाई 1 विसिल और दे दो प्रेशर कुकर में, 1 सीटी और लगवा दो, तो वो गल जाएगी, फिर आप खाइए। तो जो काम आपके किचन में हो रहा है, जो आपकी पाकशाला में हो रहा है, किचन मीन्स पाकशाला, जहां पे आप चीजों को एक तरह से पका रहे हैं, और उसके बाद कितना पका रहे हैं कि आपकी बॉडी में वो जाए, आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करे। सेम वे हमारे स्टमक में भी, हमारे आमाशय में भी, हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर मैक्सिमम पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो आपका जो मैक्सिमम डाइजेशन जहां पे होता है वही अग्नि का स्थान है। वो अग्नि भी एक तरह से, अगर आपने थोड़ी सी स्पेयर छोड़ दी, आपने पहले खाया लेकिन किसी कारण से वो कच्चा पक्का रह गया, अगली मील आपने जो है नहीं ली, और ऐसा आपने सप्ताह में केवल 1 दिन कर दिया, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी अग्नि तो है ही, शरीर में बेसिक लेवल ऑफ फायर तो हमेशा रहेगा, तो वो जो आधा कच्चा पक्का पड़ा है उसको खा जाएगी या उसे पूरा पका देगी जिससे वो शरीर में काम आ जाए, या फिर उसे जो है एक तरह से भस्म कर देगी। तो भस्म जब कर देगी तो फिर वो नॉन टॉक्सिक बन जाएगा। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि अग्नि एक ऐसी चीज है जो चीजों को शुद्धतम बना देती है किसी भी प्रकार से। आप मृत शरीर जो है, एक डेड बॉडी सबसे अधिक तेजी से प्यूट्रीफाई होती है, सड़ती है, लेकिन जब आप उसे अग्नि में अंतिम संस्कार कर देते हैं तो फिर वो देखिए वो राख बन जाती है, शुद्धतम, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई फंगस, कोई वायरस नहीं। ऐसे ही आपके घर का कोई सामान जब नमी में पड़ा रह जाता है, आपके अपने बेड के गद्दे, मैट्रेसेस जो होते हैं, वो जब आपको सीलन आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, धूप लगवा दीजिए। सो अग्नि की क्रिया जो है वो किसी भी चीज को एकदम प्योर कर देती है, शुद्ध कर देती है, उसमें से कोई भी माइक्रोस्कोपिक वे में जो भी कंटामिनेशन है उसको भी हटा देती है। तो हमें व्रत रखने हैं, लंघन करना है या फास्टिंग करनी है, उसके पीछे सीधा सा वैज्ञानिक हमारा पर्पज ये है, वी वांट टू स्पेयर फायर। हम अपनी अग्नि को जो हमारे शरीर में विद्यमान है और हर लेवल पे विद्यमान है, स्टमक के लेवल पे, जब पेट के लेवल पे, उसे हम बोलते हैं जठरा अग्नि। जब वो हमारे टिश्यू लेवल पे होती है तो हम उसे बोलते हैं धात्वाग्नि। जब वो हमारे कोशिकाओं, सेल के लेवल पे होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग भूताग्नि। सो देयर आर 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर इन द बॉडी। 1 जठराग्नि, 7 धात्वाग्नि, 5 भूताग्नि। और
हर जगह जब आप जिस दिन फास्टिंग करते हैं, ये अग्नि जो है वो आपकी, उसको नया काम आपने नहीं दिया, तो पुरानी कोई भी चीज होगी, क्योंकि काम, वो काम करना है उस अग्नि को। अगर आपकी काम करने की प्रवृत्ति है और आपकी टेबल पे बहुत सारी फाइलें आती है डेली, और आप रोज रोज फाइलें निपटाते हो, लेकिन काम अधिक है, तो आपने जो है फाइल को, कुछ ना कुछ फाइल डंप होती रहती हैं। अगर आप ये कह दें कि मंडे को या एक दिन चूज कर लें कि मैं एक भी नई फाइल अपनी टेबल पे नहीं आने दूंगा, तो और आपके काम करने की प्रवृत्ति है, तो आप क्या करेंगे? आप सुबह देखेंगे फाइल तो आने नहीं, कौन कौन सी फाइल डंप पड़ी है, कोई नीचे पड़ी होगी, कोई छुपी पड़ी होगी, कोई पीछे पड़ी है, कोई दबी पड़ी है, अब सब निकाल लेंगे। और आप जब ट्यूसडे को बैठेंगे तो देयर विल बी नो सच फाइल जो पेंडिंग हो, डंप हो, नीचे दब गई हो, छुप गई हो कहीं पे, जो बाद में दीमक द्वारा खाई जाए, वो सब निकल जाएंगी मंडे को। लेकिन कंडीशन प्रोवाइडेड कि एवरी मंडे यू आर नॉट इनवाइटिंग न्यू फाइल्स। सेम वे इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग द न्यू स्टफ, आप नई पेल के खाना खा रहे हो, तो तब पहले का जो खाना है उसको अग्नि पचाएगी, क्योंकि अग्नि खाली नहीं बैठती, अग्नि को काम करना है, अग्नि कर्मठ है। हमारे सारे शरीर के अंग, चाहे हम हार्ट की बात करें, चाहे हम लंग्स की बात करें, चाहे हम किडनी की बात करें, ये सब वो वफादार सिपाही हैं जो 24 घंटे काम करते हैं। इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपके जन्म के साथ ये एक्टिवेट होते हैं और मृत्यु के साथ ही ये काम करना बंद करते हैं। लेकिन आप नया काम नहीं देंगे। दिस इज द कंसेप्ट कि हम फास्टिंग क्यों करते हैं। अब देखिए, लंघन करने का तरीका, बेस्ट तरीका क्या है, कैसे हम फास्टिंग करें? तो फास्टिंग में कहीं से भी ये मतलब नहीं है। आज के टाइम पे जो हम लोग सो कॉल्ड नवरात्र भी रखते हैं, ये कितना, देखिए कितना अच्छा वो था कि 2 टाइम साल में आपको जो है वो 8 दिन, कोई अष्टमी रखता है, कोई नवमी रखता है, तो एक पूरा शेड्यूलिंग होता था कि आपको साल भर के जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको निकालने के लिए 6 महीने का टॉक्सिन आपको लगातार 9 दिन की फास्टिंग कराई जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग तो पहले दिन में भी खाते रहते हैं और शाम को फिर जब व्रत तोड़ते हैं तो खूब जो है दबा करके, वो कभी आलू की टिक्की बनती है, कुट्टू के आटे के पकोड़े बनते हैं, दही आती है, सब रेस्टोरेंट से व्रत की थाली आती है, तो हम सारे दिन भर का बराबर कर देते हैं, तो वो कोई फास्टिंग वास्टिंग नहीं कहलाता। फास्टिंग का सीधा सा मतलब है कि आप उस दिन बहुत ही अल्प आहारी बन जाएं। अल्प आहारी का मतलब है केवल इतना खाएं जितना बस आपको जीवित रहने के लिए जरूरी है। उस दिन अपने शरीर को, अपने मन को थोड़ी सी तसल्ली और थोड़ा सा आपको कष्ट भी देना पड़े तो देना पड़ेगा, वो फास्टिंग कहलाती है। तो अब आज इस वेबिनार के माध्यम से, इस लाइव सेशन के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि आप, क्योंकि अब हम एक तरह से हेमंत ऋतु में प्रवेश कर चुके हैं, मार्गशीर्ष ये माह शुरू हो चुका है, ये वो महीना है जिसमें हमारा अग्नि बल प्रबल है। अब अग्नि बढ़ रही है, अब इससे अग्नि को खुराक चाहिए। तो इस समय अगर हम, ये बहुत बढ़िया समय है कि हम 7 दिन के लिए एक शुद्धि सप्ताह बनाएं। शुद्धि सप्ताह में मैं ये प्रपोज कर रहा हूं कि आप सुबह नाश्ते में कुछ भी लीजिए। देखिए, मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही व्यवहारिक और किया जाने वाला एक शुद्धि सप्ताह आह्वान कर रहा हूं, जिसे आप सब कर सकते हैं। उसमें मेरी एक ही टर्म कंडीशन है, नंबर 1, आप गेहूं और चावल इस पूरे एक सप्ताह नहीं खाएंगे। गेहूं और चावल, गेहूं से बने कोई भी चीज, सारे बेकरी आइटम्स, मैदे की चीजें सब गेहूं है। चावल नहीं खाएंगे, किसी भी फॉर्म में आप चावल नहीं खाएंगे। तो गेहूं और चावल को अवॉइड करेंगे और साथ में सीधे सीधे मीठे को अवॉइड करेंगे। मीठे में आपको चाय पीनी है, आप थोड़ी सी हल्की सी 1/4 चम्मच चीनी डालना चाहें तो आई थिंक मैं आपको परमिट कर रहा हूं, लेकिन आप मिठाई नहीं खाएंगे, आप आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेंगे, आप सीधा सीधा गुड़ नहीं खाएंगे। तो इस तरह से अगर आप मीठे को हटा देते हैं, गेहूं और चावल को हटा देते हैं, तो अब हमें करना क्या है? हम सुबह के समय कुछ भी नाश्ता करेंगे जिसमें आप
बेसन का चीला ले सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी ले सकते हैं, आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, आप थोड़े स्प्राउट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, आप कोई जवार बाजरा की रोटी बना लीजिए, रागी का डोसा बना लीजिए, मूंग दाल का आप चीला बना लीजिए। सो ये सब चीजें हमारे पास हैं जो हम सुबह नाश्ते में लेंगे संयम के साथ। फिर मैं कह रहा हूं, ये नहीं करना है कि अब हमने लंच और डिनर थोड़ा हल्का करना है तो नाश्ता बहुत हम जो है हैवी कर लें, ऐसा नहीं, हम पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। तो आपने बहुत हल्का सा कुछ अपना सा अच्छा स्वादिष्ट जो भी आपको अच्छा लगे, मैंने कहा बेसन का चीला आप लीजिए, आप मूंग दाल का चीला लीजिए, आप साबूदाने की खिचड़ी लीजिए, आप कॉर्नफ्लेक्स लीजिए, ओट्स लीजिए। तो इस तरह की बड़ी सारी चीजें हमारे पास ऑप्शंस हैं, जहां पे आप फ्रूट्स का बाउल लीजिए, आप स्प्राउट्स ले लीजिए, रागी का डोसा ले लीजिए। तो वे हैव ऑप्शंस जो गेहूं और चावल से ना बने हो। उसके बाद आप दोपहर आती है, दोपहर में एक बाउल आप कोई भी दाल लेंगे, कोई भी दाल जो वटेवर आपको जो भी पसंद हो, जो भी, तो आप दाल लेंगे एक बाउल, उसके साथ आप अच्छे से सैलेड ले सकते हैं, सलाद खाइए। रात में फिर आप एक बाउल कोई भी सब्जी, आप जो सब्जी आपकी सीजनल हो आपके पास, वो सब्जी एक बाउल खाइए। और साथ में अगर आपको कुछ लेना है, आपको सूप लेना है, गरम सूप ले लीजिए, आपको थोड़ा सा फ्रूट्स लेना है ले लीजिए। ये 3 आपकी जो है मील्स मैंने बता दी। ब्रेकफास्ट में एनीथिंग विच इज सॉलिड यू कैन हैव, लंच में एक बाउल ऑफ पल्स दाल, और रात में डिनर में 1 बाउल ऑफ वेजिटेबल, ये आपको लेना है। एंड इन बिटवीन अगर आपको भूख लगती है तो आप कोई भी फ्रूट थोड़ी सी मात्रा में, या भुने चने आप ले लीजिए। भुने हुए चने जो होते हैं वो आप चबा करके खाइए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपकी भूख भी जाएगी और आपकी एक तरह से बॉडी को बहुत कष्ट भी नहीं होगा। सो अगर इस तरह आप 1 हफ्ता करें तो आप देखिएगा कि आपके शरीर में बहुत सारे विषाक्त पदार्थ निकल जाएंगे। तो ये शुद्धि सप्ताह हमने शुरू किया है आज से, आप शुरू करें कल से, ठीक है? तो आपके शरीर से बहुत सारी बीमारी निकलेगी। और ये शुद्धि सप्ताह जब आप मना लेंगे तो फिर हम आपको लेके जाएंगे परम शुद्धि सप्ताह पे। आपका वेट देखिएगा कैसे गिरता है। जो लोग अब मुझसे पूछते हैं ना लाइव सेशन में कि सर वेट कम करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द रहता है, कभी साइनस की प्रॉब्लम रहती है, कभी कुछ रहती है। मोटापा मतलब रोगों का दाता। मोटापा अपने आप में बहुत सारी बीमारियों का निमंत्रण है। तो आपको अगर ठीक होना है तो आपको वजन कम करना होगा, और वजन कम करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि मेरे साथ जुड़िए और फिर देखिए कि आपको कैसे तेजी से बर्फ की तरह आपका वजन कम होगा। केवल इसी तरह से सिंपल तरीके से घूमने जाइए, साथ में आपका वजन कम होगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, ये सब कीजिए। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे सतपाल स्वदेशी रक्षक। ये तो मेरे भाई हैं, मेरे मित्र भी हैं, और मैं देखता हूं कि ये लाइव भी होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस छोड़ते हैं। तो सतपाल भाई, आप इसी तरह से समाज की सेवा में लगे रहें। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। और जी दुर्गा राम काचवा जी राम राम, ललिता असीजा जी को भी नमस्ते, वीना राय को भी नमस्ते, सुंदर तनेजा जी को भी नमस्ते, और डॉक्टर गीतांजलि भी देख रही हैं, उनको भी प्रणाम। भारत चोपड़ा जी जय श्री राम। अविनाश उपाध्याय क्या लिखते हैं, यूरिक एसिड एंड गाउट पे कोई लाइव सेशन करिए या वीडियो बनाइए। अविनाश जी, यूरिक एसिड के लिए मैं आपको एक टिप देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप। यूरिक एसिड जिनको टेंडेंसी है बार बार बढ़ने की, वो एक चीज बहुत अच्छे से नोट कर लें कि उनको दही से बहुत दूरी बनानी है। दही जो है वो यूरिक एसिड को ओवरनाइट बढ़ाती है। और साथ में जो लोग अल्कोहल लेते हैं और उनको यूरिक एसिड की समस्या है तो उनको भी थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। आंवले के प्रिपरेशंस भी थोड़े से कम मात्रा में लेने चाहिए। और यूरिक एसिड ठीक करने के लिए 1-2 आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आप लेंगे तो जिनको बार बार यूरिक एसिड बढ़ता है, उसमें पहले नंबर पे मेडिसिन है माणिक्य योग, और नंबर 2 पे है कैशोर गूगल। जो इस मेडिसिन को समवेयर 3 months to 6 months खा लेता है, उसको यूरिक एसिड से पूरी तरह से निजात मिल जाती है। यूरिक एसिड
बार बार बढ़ना, मतलब एक तरह से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी में एक्यूमुलेट होना, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। नंबर 1, यूरिक एसिड जिनका अधिक रहता है उनको दही नहीं खानी है, उनको अल्कोहल नहीं लेना है, उनको प्रोटीन अपना कम लेना है, नॉन वेजिटेरियन फूड, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बहुत अधिक हैवी पल्सेस जैसे उड़द, राजमा, चने, ये सब यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। और साथ में माणिक्य योग और कैशोर गुग्गुल, ये 2 चीज मैंने बताई हैं आपको। बड़ी सिंपल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, लेकिन यूरिक एसिड का काम तमाम कर देती है। गाउट से आपको हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकती है। और चिराग सरल, ये नेपाल से बोल रहे हैं। चिराग जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और शर्मा, अनु शर्मा, नमस्ते। मनीला जैन क्या लिखती हैं? माई डॉटर इज वेरी थिन, हर एपेटाइट इज लो एंड इम्यूनिटी इज पुअर, प्लीज सजेस्ट सम मेडिसिन और ड्रॉप्स फॉर हर वेट गेन एंड गुड हेल्थ। देखिए, मुझे आपने उम्र नहीं लिखी तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि वो कितनी बड़ी बच्ची है। इन जनरल हमें जो है वेट को लेके बहुत चिंतित नहीं रहना चाहिए, बट एपेटाइट मस्ट बी गुड। अब एपेटाइट अगर किसी बच्चे के कम है तो सबसे पहले कोई भी लीवर का सिरप जो आपके आसपास हो वो लीजिए। एक आयुर्वेदिक दवा है चित्रक आदिवटी, वो किसी भी स्टोर पे मिल जाएगी, किसी भी कंपनी की मिल जाएगी। चित्रक आदिवटी की, अगर छोटे बच्चे भी हैं, 2 साल का, 3 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है, चूर्ण जैसी गोली है। आप एक गोली को हल्का सा क्रश करके शहद में मिला करके चटा दीजिए, बच्चों को भी चटाइए। बड़े जो लोग हैं 9-10 साल के, वो 2-2 गोली सुबह शाम लें, उससे बहुत अच्छे से भूख खुल जाती है। तो एनी लीवर टॉनिक विद चित्रक आदिवटी कैन रेज योर एपेटाइट, कैन बूस्ट योर एपेटाइट, आपके एपेटाइट को अच्छा बना सकते हैं। और अगर आपकी एपेटाइट अच्छी है और आप अच्छे से खाना पचा रहे हैं तो इवन इफ यू आर थिन बट फुल ऑफ एनर्जी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबका अपना बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सबका बॉडी अपना टाइप होता है, तो इसलिए कहीं से कोई टेंशन नहीं है। इम्यूनिटी, अब इम्यूनिटी बढ़ाने की जब बात आती है तो देखिए, पहली फर्स्ट चॉइस होता है आंवला। किसी भी फॉर्म में आंवला खाइए। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आप आंवला से बना च्यवनप्राश खाइए, आप आंवले का मुरब्बा खाइए, आप आंवला पाउडर खाइए, आप आंवले की चटनी खाइए। अब इसमें सीजन है, आंवला बिल्कुल बढ़िया फ्रेश ग्रीन आंवला आ रहा है, तो आंवले को आप सूखी सब्जी बना करके खाइए। तो आंवले को जितना हो सके बच्चों को दीजिए, चटनी में आंवला डालिए, सब्जी में आंवला डालिए, खटाई के लिए आंवले का प्रयोग कीजिए। सो ये आंवला जो है, क्योंकि हम सब, और कोविड टाइम में तो खासकर सब जान चुके हैं कि इम्यूनिटी को अगर बढ़ाना है तो बेस्ट विटामिन फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी इज विटामिन सी। एंड विटामिन सी का वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल, इफेक्टिव एंड रिचेस्ट सोर्स इज आंवला। सो आंवला जो है वो बच्चों को दीजिए। इसके अलावा यदि उनको कोल्ड कफ की टेंडेंसी है, बार बार कोल्ड कफ होता है, उनको एलर्जी है, तो मैंने बताया कि आप काली मिर्च 50 ग्राम और मीठे बताशे 150 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, मीठे बताशे 150 ग्राम, ये लेकर के पाउडर तैयार करें। और अगर फिर भी बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको मिर्च लगती है तो बताशे और बढ़ा दें। इसको थोड़े से हल्दी वाले दूध के साथ आप रूटीन में दीजिए। आपको कोई इंग्लिश मेडिसिन खानी है खाइए, लेकिन आप काली मिर्च बताशे का पाउडर हल्दी वाले दूध के साथ देना शुरू कीजिए। आप देखिए धीरे 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 आनंदम ही आनंदम, आनंदम नहीं परमानंदम आएगा। बाकी दवा की बात करें तो अभ्रमोल एक हमारा पाउडर है, उसको आप मंगा लीजिए। साथ में अगर हमें नाक बहती है तो लक्ष्मी विलास रस, और नाक अगर बंद रहती है तो श्वास कुठार रस, ये हम मिला करके देते हैं। आप अभ्रमोल, केवल अभ्रमोल मंगाइए। और एक सुथ्रो टैबलेट तो मैं उन सब लोगों के लिए जिनको बार बार कोल्ड हो जाता है, एलर्जिक राइनाइटिस है, जुकाम हो जाता है, नाक बहनी शुरू हो जाती है, तो वो छींके आती हैं, सुथ्रो टैबलेट मंगा लीजिए। ये चूसनी होती है, इसको अगर आप निगल लेंगे तो काम नहीं करेगी, ये चूसनी है। और 2-2 गोली सुबह शाम चूसिए और देखिए आपकी सालों से जो एलर्जी चली आ रही है वो 2-3 महीने में एकदम खत्म हो जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि जब आपको जुकाम लगा, आपको छींके आ रही, तब मुंह में 2 गोली रख लीजिए, 3 गोली भी हम तो रख लेते हैं।
4 भी रख लेते हैं तो एकदम से इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। विद इन 2 मिनट्स आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, नाक खुल गई एकदम से। तो सुथ्रो टैबलेट, सुथ्रो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये टैबलेट आप यूज कर सकते हैं अगर आप बहुत अधिक एंटी एलर्जिक लेने के लिए बाध्य हैं। तो डोंट गो फॉर केमिकल मेडिसिन, गो फॉर द सिंपल हर्बल नेचुरल मेडिसिन। सुथ्रो टैबलेट हमारी वेरी पोटेंट एंटी एलर्जिक कंपाउंड है। आप जिनको बार बार खांसी जुकाम होता है, छींकें आती हैं, नाक बहती है, वो आयुर्वेदिक सुथ्रो टैबलेट 2-2 गोली चूसिए, देखिए आपको कुछ ही दिन में नहीं, पहले तो आपको कुछ ही क्षणों में फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आप लगातार लेंगे तो फिर आपको ये सब होना भी बंद हो जाएगा। कल्याण योग हल्दी का है बना हुआ, लेकिन उसके अद्भुत गुण हैं। तो इसलिए जिन लोगों को सालों से एलर्जी है, कोल्ड कफ रहता है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर देम। आप प्लीज एंटी एलर्जिक मेडिसिन का बहुत अधिक प्रयोग मत कीजिए। एंटी एलर्जिक मेडिसिन आर बेसिकली इम्यूनोसप्रेसिव इन नेचर। आपकी इम्यूनिटी, उस समय आपको आराम मिलेगा कोल्ड से, लेकिन आपकी इम्यूनिटी लगातार डाउन होती चली जाएगी। वी हैव वेरी गुड सोल्यूशंस फॉर एलर्जिक कंडीशंस इन आयुर्वेदा, तो आप इनका सहारा लीजिए। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। छोटे छोटे बच्चे 1-1, 2-2 महीने के बच्चों को भी अब्रोमोल चटाते हैं, इमीडिएटली पहले दिन ही खांसी जुकाम ठीक हो जाता है। सो प्लीज आप ट्रस्ट करके इनको लेना शुरू कीजिए। रजत बजाज, अल्सरेटिव कोलाइटिस डाइट। रजत बजाज जी पूछ रहे हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को कैसी डाइट। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए कंडीशन वेयर यू हैव टू पास stool so many times and in general stool is with blood। आपको एक तरह से ब्लडी लूज मोशंस होते हैं और पेट में क्रैम्प्स होते हैं, वजन कम होता चला जाता है। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस थोड़ा सा बड़ा हुआ रूप है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम IBS का। तो डाइट में सबसे पहली बात अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट के लिए कि आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। आपको दूध नहीं लेना है, पनीर नहीं लेना है, थोड़ा हो सके तो दूध और जो खोआ बनता है उससे उसकी जो मिठाइयां होती हैं वो आप नहीं ले सकते। नंबर 2, आपने हरे पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी है। पालक, सरसों, मेथी, बथुआ, पत्ता गोभी, मूली के पत्ते, या कहीं पे ट्रेडिशनली और लोकल एरियाज में जो है हम देखते हैं साग चलते हैं बहुत सारे, वो आप नहीं ले सकते। सो हरे पत्ते वाली सब्जी मैं किसी भी पेट के रोगी को मना करता हूं। आपको गैस बनती है, आपको एसिडिटी होती है, आपको अल्सर्स हैं, आपको IBS है, बार बार स्टूल जाना पड़ता है, तो आप पत्ते वाली सब्जी मत लीजिए, आपके लिए अच्छी नहीं है। उसके बाद मैदे की चीजें, उसके बाद रो चीजें, कच्ची चीजें जैसे सैलेड नहीं लेना चाहिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को या IBS के पेशेंट को आपको सलाद नहीं खाना है। आपको किसी भी लौकी, तोरी, आजकल सब सब्जियों के भी जूस निकाल के पीते हैं, वो नहीं पीने हैं। फ्रूट्स को छोड़कर, फलों को छोड़कर आपको कुछ भी कच्चा नहीं खाना है। अगर आप पेट के रोगी हैं तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए, पेट के रोगी कभी भी कच्ची चीजें नहीं खाएंगे, उनको सब चीजें कुक्ड खानी है, सब चीजें पकी हुई खानी है। अगर आप कच्चा खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कच्ची चीजें मत खाया कीजिए। आई रिपीट, रजत जी, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट जिनको पेट में दर्द, मरोड़, बार बार मोशन, कभी ब्लड के साथ कभी बिना ब्लड के, आंव, चिकना मल आता है, उनको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, उनको मैदे की चीज नहीं खानी है, उनको हरे पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी है, उनको इन जनरल आपको कच्ची चीजें नहीं खानी, जिसमें सलाद आता है, स्प्राउट्स आते हैं। ये स्प्राउट्स आपको लगता है हेल्दी है, लेकिन नहीं, यू कांट हैव इट। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। अभी आभा जी क्या लिखती हैं, आभा प्रदीप गुप्ता, पुअर डाइजेशन। हाँ, क्वेश्चन ऊपर चला गया लेकिन मुझे समझ में आ गया, थोड़ा डाइजेशन अच्छा करना चाहती हैं आभा जी। देखिए, जिनको भी डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, उनको 3 चीजें मैंने बताई हैं। नंबर 1, खाना खाने से पहले 15 मिनट पहले थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा सेंधा नमक मिला करके खाएं, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, भूख खुल जाएगी, खाना अच्छे से पचेगा। नंबर 2,
आप भोजन के साथ 1 कप पानी जरूर पिएं। अगर वो कोसा है तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और नहीं तो आप नॉर्मल पानी पीजिए, उससे भी बल्ले तो हो ही जाएगी। बल्ले बल्ले ना हो तो कोई बात नहीं। सो कहने का मतलब है कि आप जब खाना खाएं दोपहर में, जी हाँ, मैं पूरे होशावास में बोल रहा हूं, आपने भोजन के साथ पानी पीना है। आप में जो लोग मेरे साथ पहले जुड़े हैं वो समझ चुके होंगे, और जो नए जुड़े हैं वो बोलेंगे अरे क्या बोल रहे हो। हाँ, मैं यही बोल रहा हूं कि भोजन के साथ पानी पीना है। आप समझते हैं भोजन के साथ पानी नहीं पीना है, ये कहीं नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ये भ्रम है, ये एक तरह से मिथ है, ये गलत बात है। आपको भोजन के साथ पानी पीना है। भोजने च अमृतम वारी, आयुर्वेद बोलता है भोजन के साथ पिया गया जल तो अमृत के जैसा होता है। तो आप जब भी खाना खाने बैठें, एक लगभग 150 ml पानी साथ रख के बैठें, और हर 2 बाइट के बाद 1 सिप पानी का पिएं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका डाइजेशन वंडरफुल हो जाएगा, वंडरफुल। कोई गैस, कोई एसिडिटी नहीं। और दिन में 2 बार आपको सौंफ या अजवाइन खुद से ट्राई करना है कि विच थिंग सूट्स यू बेटर, सौंफ और अजवाइन। आप सौंफ खाइए, अजवाइन खाइए। देखिए, मैंने 3 बातें फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो गैस है, चाहे वो एसिडिटी है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, खाने से पहले अदरक, सेंधा नमक, खाने के साथ पानी, खाने के बाद अजवाइन या सौंफ, जो आपको सूट करे वो लीजिए। आपका डाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा। पानी सही पीने से मेरे भाइयों, पानी सही पीने से लाखों लोग ठीक हो गए। पानी पीने का सही तरीका है, सुबह उठ करके 1 गिलास गर्म पानी पीजिए। नंबर 2, भोजन के साथ 1 कप पानी पीजिए। नंबर 3, भोजन के बाद हर 2 घंटे पे, इनिशियली आपको टाइम देखना पड़ेगा, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी। अगर 1 बजे आप लंच करते हैं तो 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, केवल 3 बार आपको 1-1 कप पानी, इवन इफ यू आर नॉट थर्स्टी, आपको प्यास नहीं है, तब भी आपको लेना है। क्यों लेना है? यावत्ते क्लेद्यन्ते अन्नम, जिससे अन्न गीला होकर पचता रहे। लेकिन ध्यान रहे, अति क्लेदो अग्नि नाशनम, अगर उस समय अधिक पानी पिया तो अग्नि का नाश होकर के अपच हो जाएगा। सब चीज शास्त्रोक्त है, सब वैदिक है। तो आपको ये 3 समय वो है जब आपने पानी पीना है, इवन इफ यू आर नॉट थर्स्टी। लेकिन उसके बाद जब भी पानी की प्यास लगे तो पानी पीना नहीं है, पानी को खाना है। सिप सिप करके, 1 सिप लिया रख दिया, 1 सिप लिया रख दिया, थोड़ा सा गिलास पानी पी के बैठ गए, फिर प्यास लगी, फिर उठाया, फिर सिप लिया। आप मेरे दोस्तों पानी ही सही कर लीजिए, आपकी 90% डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उसी से ठीक हो जाएंगी। जो माने समझदार, जो ना माने वो उससे भी समझदार। अजय यादव जी, बार बार पीला क्यों होता है, पीलिया क्यों होता है, पीलिया, जॉन्डिस। अजय यादव जी, अगर आपको बार बार जॉन्डिस होता है, बार बार पीलिया होता है, तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप अपना पानी उबाल करके पिए। देखिए, आपको जॉन्डिस, क्योंकि इन जनरल अगर इस तरह की शिकायत हमें मिलती है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे बहुत कंटामिनेटेड पानी है, तो वहां पर हम पानी उनसे रिकमेंड करते हैं। जो जिसका लीवर सेंसिटिव है, बहुत जल्दी अफेक्टेड होता है, वायरस के लोड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होता है कि पानी को उबाल करके पिए। इवन इफ आपके यहाँ आरओ है, कोई बात नहीं, आप फिर भी पानी उबालिए। कितना पानी पिएंगे एक दिन में? 1.5 लीटर, 2 लीटर, तो 1.5 लीटर 2 लीटर पानी उबाल करके बोतल भर लीजिए, उसी से पीजिए, तो आप देखिए आपको पीलिया होना बंद हो जाएगा। और जी उसके बाद ये लिखते हैं ललित जी की लखनऊ में ये दवा कहाँ अवेलेबल है। तो देखिए, मैं स्वयं से दवाओं का निर्माण करता हूं। जो दवाएं ऐसी हैं जैसे अभ्रमोल, आपको मेरे यहां से ही मंगानी पड़ेगी। सुथ्रो आपको मेरे यहां से मंगानी पड़ेगी। बाकी जैसे मैं दवाइयों के नाम लेता हूं, चित्रकादिवटी बोलता हूं, लक्ष्मणादिवटी बोलता हूं, आरोग्यवर्धनी बोलता हूं, मैंने कैशोर गूगल बोला, ये सब कंपनियां बनाती हैं। किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, लेकिन एज ए प्रैक्टिशनर मेरी जीत ही इसी में है एक्चुअली। कभी कभी हम चर्चा करते हैं कि बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं बट सफल नहीं हो पाते, जबकि ज्ञान उनको अच्छा होता है लेकिन नहीं हो पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको क्वालिटी मेडिसिन नहीं मिल पाती। एंड मेरे साथ ये प्लस पॉइंट है, ईश्वर का आशीर्वाद है, भगवान धन्वंतरी का
मेरे ऊपर हाथ है कि मैं लगभग 99% मेडिसिन, जिसमें सोना भस्म, चांदी भस्म, हीरक भस्म, आसवर, सब कुछ मैं अपने हाथों से बनाता हूं शुद्धतम रूप में, केवल अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने मरीजों के लिए। मेरी दवाएं बाजारों में मैं नहीं दे पाता, मैं उतनी ही बना पाता हूं, लेकिन दे आर गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड इन ए वेरी गुड सेटअप। हमारे अपने जो यूनिट है वो जीएमपी सर्टिफाइड है, एंड सारे जो मानक होने चाहिए उन पे पूरी तरह से परफेक्ट है। सो आई हैव माई ओन फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, जिसे आप फार्मेसी बोलते हैं, और मैं सब दवाओं का निर्माण अपनी देखरेख में कराता हूं। एंड शायद यही मेरी कामयाबी का एक, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पिलर है, बहुत बड़ी सपोर्ट है, बिकॉज ऑल द मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड अंडर सुपरविजन ऑफ मी ओनली। तो मुझे पता है कि कहाँ दवाएं जो है काम करेंगी, कहाँ नहीं करेंगी। तो जब मेरे पास आप आते हैं तो मुझे 90% ये पता होता है कि इफ माई डायग्नोसिस इज ओके, तो फिर ये दवाएं भी मुझे पता है परफेक्ट है, तो आपको रिलीफ मिलना ही मिलना है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोग नाराज भी हो जाएं कि डॉक्टर साहब अपनी बनाई मेडिसिन बोल रहे हैं, हमें आपके यहाँ से लानी पड़ेगी, बाजार की बताइए। तो बाजार की भी मैं बता देता हूँ, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला रहता है बाजार की मेडिसिन पे। एनीवे, अब लेते हैं भोजन। ये ब्रजेश मिश्रा जी क्या लिखते हैं, भोजन के साथ 1 लीटर पानी पीना चाहिए, थोड़ा पानी ना, ऐसा क्यों बोलते हैं, भोजन के साथ पानी पीना चाहिए। अरे भैया ब्रजेश मिश्रा जी, मैं भोजन के साथ 1 लीटर पानी पीना चाहिए, कौन कहता है ये भोजन के साथ 1 लीटर पानी पीना चाहिए? आपके पेट की क्षमता ही मेरे भाई 450 ग्राम की है। जब आप 450 ग्राम जो है कि थाली खाते हैं ना किसी रेस्टोरेंट पे जाके, जो बोलते हैं हमें एक डिलक्स थाली दे दो, तो उसका वजन, थाली का वजन, जिसमें रोटी, सब्जी, गोलगप्पा, मिठाई का पीस, चावल, पापड़, सापड़ सब आ जाता है, उसका वेट कभी करा के देख लीजिए, 450 ग्राम होता है। और जब 450 ग्राम की थाली आप खा के उठते हैं ना, तो यहां तक भरा हुआ होता है। तो आप 1 लीटर पानी कैसे पी लेंगे भाई भोजन के साथ? पानी को जगह नहीं चाहिए क्या? तो कहने का मतलब है कि 1 लीटर पानी भोजन के साथ नहीं पी सकते। आप ये लिख रहे हैं, मुझे सही में नहीं आया किसने आपको कहा, या ये कंफ्यूजन है। ऐसा नहीं है, भोजन के साथ केवल 100 से 150 ml पानी। और देखिए इसका भी एक तार्क देखिए कि हमारे यहाँ कहा गया है कि भोजन जो है उसमें पेट के 2 हिस्से सॉलिड से भरिए, 1 हिस्सा लिक्विड से भरिए, और 1 हिस्सा जो है हवा के लिए छोड़ दीजिए। ये है भोजन की सही मात्रा। जब आप पेट में 2 हिस्से सॉलिड, 1 हिस्सा लिक्विड और 1 हिस्सा एयर के लिए छोड़ दें, तो आपके पेट की क्षमता मैंने बताई 500। अब 500 को जब हम 4 हिस्सा करेंगे या 550 को 4 हिस्सा करेंगे, तो आप देख लीजिए कि आपके लगभग 2 हिस्से, मतलब 250 से 300 ग्राम आपका भोजन होना चाहिए। 150 ml आपने जो है वो पानी पी लिया और 150 छोड़ दिया। अब आप कहेंगे छोड़ने को कैसे देखें? तो जिस समय आपको ये लगे कि अभी भी मैं थोड़ा सा खा सकता हूं, अगर उस समय आप उठ गए, तो समझो कि आपने एयर के लिए अपने जो उस जगह के लिए जो वायु इग्निशन करेगी, आपकी अग्नि को प्रज्वलित कराने के लिए जितनी वायु चाहिए, उसके लिए जगह छोड़ दी। अगर आपने यहां तक भर के खाना खाया, तो उसके बाद आप खुद ही परेशान होते हैं। और यहां तक जब खा करके पार्टी से जाते हैं, तो हमें से 50% को अगले दिन दिक्कत होती है, पेट की समस्या आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि वहां पे डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पे एयर ही नहीं थी। अग्नि तब जलेगी जब हवा मिलेगी। बंद डब्बे में आप बुरादा डाल दीजिए लकड़ी का, बिल्कुल पैक कर दीजिए, फिर तीली डालिए, जलेगी नहीं जब तक एयर के लिए स्पेस नहीं होगा। तो ये जो भार हम देख रहे हैं वही शरीर में होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे और आपके सवाल होंगे, मेरा जवाब होगा। जल्दी से हाथ जोड़ते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ शुद्धि सप्ताह पे आगे बढ़ेंगे और अपने वजन को कम करेंगे। अगले सप्ताह आप लोग मुझे लिख के भेजेंगे कि सबका, किसी का 3 किलो वजन कम मिलेगा, किसी का 2 किलो वजन कम मिलेगा, किसी का 4 किलो भी हो सकता है। अल्प आहारी रहिए इस पूरे सप्ताह में। चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम धन्वंतराय नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान।